खौफनाक टैटू। रवि को बचपन से ही टैटू बनवाने का शौक था, लेकिन इस बार वो कुछ ऐसा चाहता था जो सबसे अनोखा हो, एक ऐसा टैटू जो लोगों को सहमाने पर मजबूर कर दे। एक रात इंटरनेट पर सर्च करते हुए उसे एक रहस्यमय टैटू आर्टिस्ट के बारे में पता चला। यह आर्टिस्ट रात के 12 बजे के बाद ही काम करता था और कहा जाता था कि उसके बनाए टैटू जिंदा हो जाते थे। रवि अपने दोस्त अजय के साथ उस टैटू पार्लर के पते पर पहुंचा। वो गली सुनसान थी, हवा में अजीब सी बदबू थी और माहौल में एक डरावनी चुप्पी थी। दरवाजा लकड़ी का था और पुराना लग रहा था। जैसे ही उन्होंने खटखटाया, दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुसते ही अंधेरे कमरे में टिमटिमाती मोमबत्तियों की रोशनी में डरावने टैटू बने थे, कुछ इंसानी खोपड़ियां, कुछ ऐसी आकृतियां जो हिलती हुई लग रही थीं। एक लंबा, पतला आदमी उनके सामने आया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनकी कोई पुतली ही न हो। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और नाखून नुकीले थे। मुझे कुछ अनोखा टैटू चाहिए, रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। आर्टिस्ट मुस्कुराया और एक पुरानी किताब खोली। उसमें एक टैटू डिजाइन था, एक विशाल आंख जिसके अंदर कई और आंखें थीं जो उसे घूर रही थीं। आर्टिस्ट ने टैटू बनाना शुरू किया। जैसे ही सुई रवि की त्वचा में घुसी, उसे लगा जैसे बर्फीली हवा उसकी हड्डियों तक उतर गई हो। आधी प्रक्रिया के दौरान ही रवि को चक्कर आने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी आत्मा खींच रहा हो, लेकिन आर्टिस्ट मुस्कुराता रहा और बिना कुछ बोले टैटू बनाता रहा। टैटू पूरा होने के बाद रवि ने उसे शीशे में देखा। वह सिहर गया, टैटू की आंख झपक रही थी। रात को सोते समय रवि को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कोई उसके कान में धीरे धीरे कह रहा था, तुमने हमें जगा दिया है। सुबह रवि ने अपनी बांह पर गौर किया, टैटू की आंखें अब हल्की हल्की हिल रही थीं। रवि को अब हर जगह अजीब परछाइयां दिखने लगीं। वो जब शीशे में खुद को देखता तो टैटू की आंखें धीरे धीरे खुल रही होतीं। एक रात रवि के हाथ में असहनीय जलन हुई। जब उसने देखा तो टैटू के पास की त्वचा सूख गई थी, जैसे किसी ने खून चूस लिया हो। रवि ने महसूस किया कि जब भी वह टैटू को छूता, उसे दूर से लोगों की दर्द भरी चीखें सुनाई देतीं। अजय ने रवि के टैटू को छू लिया और अगले ही दिन वो बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसके शरीर पर अजीब निशान बनने लगे, जैसे टैटू की शाखाएं फैल रही हों। डॉक्टर ने जैसे ही रवि की बांह देखी, वह पीछे हट गया और घबराहट में बोला, ये कोई टैटू नहीं, यह एक शाप है। रवि के टैटू की आंखें अब तेजी से हिलने लगी थीं। कभी कभी वे अपने आप बंद हो जाती और अचानक खुलकर इधर उधर देखने लगतीं। रात को रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा हो, लेकिन जब उसने देखा तो वहां सिर्फ उसका टैटू था और वो उसे घूर रहा था। अब टैटू सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं था, दीवारों पर भी वैसी ही आंखें बनने लगी थीं जो धीरे धीरे झपक रही थीं। एक रात रवि को महसूस हुआ कि कोई उसकी आत्मा को धीरे धीरे खींच रहा है। जब उसने खुद को शीशे में देखा तो टैटू से काले धुंधले साए निकल रहे थे और उसके अंदर समा रहे थे। अजय ने रवि को चेतावनी दी कि वह टैटू हटवा दे, लेकिन अगली ही सुबह उसकी लाश एक सुनसान गली में पाई गई। उसके शरीर पर भी वही टैटू उभर आया था। अजय की मौत के बाद रवि पूरी तरह डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस टैटू से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी उसे याद आया कि टैटू आर्टिस्ट ने जिस किताब से डिजाइन चुना था, उसमें कुछ और पन्ने भी थे। रवि ने इंटरनेट पर खोजबीन की और पता चला कि वो किताब एक शापित ग्रंथ थी, जिसे काले जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता था कि उस किताब में जो भी टैटू होता, वह असल में किसी आत्मा का दरवाजा होता। अब रवि को हर समय ऐसा लगता कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। रात में उसे अपने कमरे के कोनों में परछाइयां दिखतीं। कभी कभी उसके कान में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती, तुम बच नहीं सकते। रवि की त्वचा पर टैटू अब और ज्यादा फैल चुका था।
उसकी आंखें लाल हो गई थीं और शरीर ठंडा पड़ने लगा था। वो खुद को शीशे में देख ही रहा था कि अचानक टैटू की आंखों से खून टपकने लगा। एक रात रवि को सपना आया जिसमें उसे एक जंगल में जाने के लिए कहा गया। सपने में वही टैटू आर्टिस्ट दिखा जो अजीब आवाज में कह रहा था, अगर जीना चाहते हो तो मुझे ढूंढो। रवि अगले ही दिन उस जंगल की ओर निकल पड़ा। घने अंधेरे में रास्ता तलाशते हुए उसे एक पुराना खंडहर मिला। अंदर घुसते ही हवा में अजीब गंध थी और चारों ओर जली हुई मोमबत्तियां रखी थीं। खंडहर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं जो धीरे धीरे हिल रही थीं। तभी रवि को महसूस हुआ कि उसके टैटू में कंपन हो रहा है। उसकी त्वचा फटने लगी और टैटू की आंखों से धुंधले साए बाहर निकलने लगे। अचानक अंधेरे में वही टैटू आर्टिस्ट प्रकट हुआ। उसने बताया कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक शापित आत्मा है जिसने खुद को इस किताब में बंद कर लिया था। आर्टिस्ट ने रवि को चेताया, अगर तुमने टैटू नहीं हटवाया तो अगली आत्मा तुम्हारी होगी। लेकिन इसके लिए एक शर्त थी, उसे किसी और को ये टैटू देना होगा। रवि इस दुविधा में था कि अचानक उसकी त्वचा से काले कीड़े बाहर निकलने लगे। टैटू की आंखें अब पूरी तरह खुल गई थीं और उनमें से निकलने वाली परछाइयां उसके शरीर को जकड़ने लगीं। रवि ने आर्टिस्ट से विनती की कि वह इसे रोक दे, लेकिन उसने एक दबी हुई हंसी के साथ कहा, ये टैटू अब तुम्हारा हिस्सा बन चुका है। इसे हटाने के लिए तुम्हें किसी और को सौंपना होगा। रवि उलझन में था। तभी उसे याद आया कि अजय का छोटा भाई रोहित भी टैटू बनवाने का शौकीन था। क्या वह अपनी जान बचाने के लिए उसे यह टैटू दे सकता है? रवि ने तय किया कि वह रोहित को पार्लर ले जाएगा और उसे टैटू बनवाने के लिए मना लेगा। लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, टैटू की आंखें खुद ब खुद हिलने लगीं और उसमें से एक चीख निकली, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। रवि की आत्मा को जैसे ही लगा कि वह किसी और को धोखा देने जा रहा है, टैटू और ज्यादा फैलने लगा। अब उसकी गर्दन, छाती और पीठ तक ये फैल चुका था। एक रात रवि अपने कमरे में बैठा था, तभी अचानक उसका शरीर दर्द से कांपने लगा। टैटू अब एक अजीब शक्ल में बदल रहा था, मानो कोई चेहरा उसकी त्वचा से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रात के 3 बजे रवि की चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। पड़ोसियों ने जब दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था, सिर्फ फर्श पर खून से बना एक नया टैटू पड़ा था, उसी आंख का। कुछ हफ्तों बाद शहर में एक नया टैटू पार्लर खुला। वहां बैठा टैटू आर्टिस्ट अजीब था, उसकी आंखें खाली और काली थीं और वह अपने नए ग्राहक का इंतजार कर रहा था। एक दिन एक लड़का वहां पहुंचा जिसने टैटू बनवाने का फैसला किया। आर्टिस्ट मुस्कुराया और वही पुरानी किताब खोली। उस लड़के ने उत्साह से एक डिजाइन चुना, एक विशाल आंख। अगर तुम भी टैटू बनवाने का सोच रहे हो तो ध्यान रखना, कहीं वह टैटू सिर्फ एक डिजाइन न होकर किसी आत्मा का दरवाजा न हो। तो अगला टैटू किसका होगा? छापे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, टूटी फूटी, वीरान और भयावह। दशकों से वहां कोई नहीं गया था। लोगों का मानना था कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जो भी हवेली के बाहर से गुजरता, उसे मिट्टी में आधे पैरों के निशान दिखते। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था। एक दिन पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तब से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। आधी रात को वहां किसी के चलने की छप छप की आवाज आती थी, लेकिन जब लोग देखने जाते तो सिर्फ अधूरे पैरों के छापे मिलते। रामू, गांव का एक साहसी युवक, हमेशा इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। वो अपने दोस्तों को बताता कि ये सब अंधविश्वास है। एक दिन उसने तय किया कि वो खुद हवेली में जाएगा और पता लगाएगा कि सच क्या है। रामू के दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। वह अकेला ही लालटेन लेकर आधी रात को हवेली में घुसने के लिए निकल पड़ा।
गांव वालों ने उसे चेताया, लेकिन वो हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं कल सुबह लौटकर आऊंगा और सबको सच बताऊंगा। जब रामू हवेली के विशाल लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा, तो उसे हल्की सरसराहट सुनाई दी। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पत्ते खुद ब खुद हिल रहे थे। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा छी ई की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर धूल और मकड़ियों के जाले भरे पड़े थे। चारों तरफ बिखरे पुराने फर्नीचर और जले हुए लकड़ी के टुकड़े थे, जैसे किसी ने वहां आग जलाने की कोशिश की हो। रामू की नज़र आंगन की मिट्टी पर गई। वहां ताज़े पैरों के निशान थे, लेकिन वे आधे थे। ये देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। किसी के पैर आधे कैसे हो सकते हैं? अचानक हवेली में किसी के चलने की आवाज़ आई। रामू ने लालटेन ऊपर उठाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके कानों में बोल रहा हो, तू भी अधूरा रह जाएगा। रामू ने हिम्मत करके हवेली के अंदरूनी कमरों को खंगालना शुरू किया। हर कमरा वीरान और टूटा फूटा था। एक कमरे में उसे एक पुराना आईना दिखा। जब उसने आईने में देखा, तो उसकी परछाई अधूरी थी, सिर्फ शरीर दिख रहा था, पैर नहीं। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे कोने में एक काली परछाई दिखी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके शरीर की शक्ल इंसानों जैसी थी, लेकिन पैर नहीं थे, नीचे से उसका शरीर अधूरा था। रामू घबराकर भागने लगा, लेकिन तभी वह परछाई उसके सामने आ गई। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, और वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। यहाँ कोई पूरा नहीं रह सकता, परछाई फुसफुसाए। रामू दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक जोरदार झटका लगा और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। हवा में एक अधूरी आकृति उभरी, ऊपर से पूरी, लेकिन नीचे से गायब। वह धीरे धीरे रामू की तरफ बढ़ रही थी। अब रामू को समझ आ गया कि वह हवेली में फंस चुका है। उसे आधे छापों का रहस्य समझ में आने लगा था। जो भी यहाँ आता, उसका अस्तित्व अधूरा हो जाता था। रामू ने चारों ओर देखा। उसे एक पुराना कांच का दरवाज़ा दिखा, जिस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक आईने में कुछ हिलने लगा। आईने के अंदर कई चेहरे थे, डरावने, अधूरे। वे कराह रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें वहां कैद कर रखा हो। अचानक उनमें से एक चेहरा रामू की तरह लगने लगा। रामू जोर से चिल्लाया और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसकी टांगें भारी हो गईं। जब उसने नीचे देखा, तो पाया कि उसके अपने पैरों के निशान भी आधे हो चुके थे। अब हवेली जोर जोर से गूंजने लगी, चीखें, फुसफुसाहटें, कदमों की आवाज़ें। रामू को लगा कि अब वह भी इन आत्माओं का हिस्सा बनने वाला है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास गए, तो दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर सिर्फ आधे पैरों के निशान थे। रामू कहीं नहीं था। रामू की माँ चीख चीख कर उसे पुकार रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गांव वालों को अब यकीन हो गया कि जो भी उस हवेली में जाता है, वह अधूरा हो जाता है। उस रात गांव के कुछ लोगों ने देखा कि हवेली के आंगन में फिर से आधे छापे उभर आए थे, लेकिन इस बार वे रामू के जूते जैसे लग रहे थे। अब हवेली में जो भी जाता, वही गायब हो जाता। आधे निशान बढ़ते जा रहे थे। गांव वालों ने हवेली की ओर देखना भी बंद कर दिया, लेकिन वे जानते थे छापे अब कभी नहीं मिटेंगे। एहसास। राघव हमेशा से एक संवेदनशील इंसान था। उसे एहसासों पर गहरा विश्वास था। बचपन में उसकी माँ अक्सर कहती थी, कभी कभी जो हम महसूस करते हैं, वो सच से भी बड़ा होता है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक एहसास उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बन जाएगा। राघव को हाल ही में शहर के पुराने हिस्से में एक किराए का घर मिला था। किराया कम था,
घर बड़ा था और वह अकेले रहने का आदी था। मकान मालिक ने उसे चेतावनी दी थी कि यह घर कई सालों से खाली पड़ा है और पहले जो भी किराएदार आया वह ज्यादा दिन नहीं ठहर पाया। राघव ने इसे मजाक समझा और घर में रहने चला आया। पहले कुछ दिन तो सामान्य लगे, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। आधी रात को फर्श पर किसी के नंगे पैरों की आहट सुनाई देती, जबकि घर में वह अकेला था। कभी कभी उसे दरवाजे के पीछे परछाई दिखती, लेकिन जब वह पलटकर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। एक रात जब वह अपने कमरे में लेटा था, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। खिड़की बंद थी, दरवाजा भी अंदर से लगा था। फिर भी उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। अचानक उसकी चादर अपने आप नीचे सरकने लगी। वह झटके से उठा और कमरे की बत्ती जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी वक्त दरवाजे के बाहर हल्की खर्रा खर्रा की आवाज आई, जैसे कोई नाखूनों से दरवाजे को खुरच रहा हो। उसकी धड़कन तेज हो गई। हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अगले दिन ऑफिस से लौटते समय उसकी नज़र मकान के पुराने पड़ोसी पर पड़ी। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। जब राघव ने उनसे इस घर के बारे में पूछा, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बेटा, इस घर में जो भी आता है उसे एक एहसास होता है किसी की मौजूदगी का। राघव ने हंसते हुए इसे एक कहानी समझा और घर लौट आया। लेकिन उस रात हालात और भी डरावने हो गए। रात के करीब 2 बजे राघव की आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई उसकी छाती पर बैठा हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था, न चीख सकता था। तभी उसके कानों में किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट गूंजी, तुम यहाँ नहीं रह सकते। अचानक दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। दीवार पर लगी तस्वीरें जमीन पर गिर गईं। बिस्तर के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आई। डर के मारे राघव ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और बिस्तर के नीचे झांका। वहां किसी के लंबे बाल दिखे, जो धीरे धीरे खिसक रहे थे। राघव घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी कमरे की बत्तियां बुझ गईं और दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाने लगा। किसी अदृश्य ताकत ने उसे बिस्तर से जमीन पर गिरा दिया। अगली सुबह वह घबराया हुआ बुजुर्ग पड़ोसी के पास पहुंचा। उन्होंने उसे बताया कि सालों पहले एक लड़की इस घर में अकेली रहती थी। वो रहस्यमयी परिस्थितियों में मरी थी और तब से उसकी आत्मा इस घर में भटक रही थी। राघव ने बिना एक पल गंवाए वह घर छोड़ दिया। लेकिन अब भी जब वह रात में अकेला होता है, उसे वही एहसास होता है, किसी के ठंडे हाथ का स्पर्श, किसी की धीमी फुसफुसाहट और किसी की अदृश्य परछाई। कुछ एहसास बस एहसास नहीं होते, वे हकीकत बनकर हमेशा हमारे साथ रहते हैं।
विधवा एक खौफनाक कहानी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग विधवा की हवेली कहते थे। इस हवेली का इतिहास इतना भयानक था कि कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि यह हवेली एक विधवा और उसकी आत्मा के बीच की कहानी से जुड़ी हुई थी। उसके पति की मौत के बाद वह पूरी तरह से टूट चुकी थी और गांव वालों के अनुसार उसकी आत्मा अब तक इसी हवेली में भटक रही थी। रात के समय हवेली से किसी औरत के रोने और चूड़ियों के खनकने की आवाजें आती थीं। बहुत साल पहले इस हवेली में रानी नाम की एक महिला रहती थी। उसका पति राजा वीरेंद्र एक दिलदार और बहादुर व्यक्ति था। वह अपने गांव और लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन एक दिन राजा वीरेंद्र एक युद्ध में घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। रानी ने पूरी तरह से खुद को खो दिया। उसका दिल टूट गया और वह विधवा हो गई। रानी की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वो हर वक्त अपने पति की यादों में खोई रहती और रात रात भर चूड़ियां पहनकर उनके कमरे में घूमती रहती थी। कहते हैं एक रात रानी को अपने पति का चेहरा उसके कमरे के आईने में दिखाई दिया। वह चीखी और पागल हो गई। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। कई सालों तक लोग कहते रहे कि रानी की आत्मा हवेली में बसी हुई है और वह उन लोगों को मार डालती है जो उसकी तन्हाई में दखल देते हैं। रवि एक निडर और साहसी युवक था जो इन सब बातों को महज अफवाह मानता था। जब गांव के बुजुर्गों ने उसे विधवा की हवेली के बारे में बताया तो उसने एक चुनौती दी। वह रात में हवेली में अकेले जाने और सारी अफवाहों का पर्दाफाश करने का फैसला किया। रवि को यह विश्वास था कि ये सारी बातें सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं और वह हवेली में रात बिताकर लौट आएगा। रात के 10 बजे के आसपास रवि अपनी टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की तरफ बढ़ने लगा। हवेली के पास पहुंचते ही वह ठिठक गया। हवेली के बाहर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय रुक गया हो। हवा भी जैसे उसे चुपके से देख रही हो। रवि ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अंधेरा था और दीवारों पर उगी काई और धूल साफ दिख रही थी। चारों ओर घना सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही रवि आगे बढ़ा, उसे दूर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह रुक गया और उसकी आंतों में ठंडक दौड़ गई। रवि के कदम धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी। जब वह कमरे के अंदर पहुंचा तो उसका दिल धक से रह गया। कमरे में एक महिला सफ़ेद साड़ी पहने, चूड़ियां पहने खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा घुटन से ढका हुआ था। वह धीरे धीरे अपनी चूड़ियों की आवाज़ करती हुई उसकी ओर बढ़ी। रवि ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस महिला ने सिर उठाया। उसकी आंखें सफ़ेद और बिना पुतली के थीं। उसका चेहरा इतना विकृत था कि वो उसे पहचान नहीं सका। उसके होंठ फटकर चुपके से बोले, मैं रानी हूँ। रवि कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही वह पलटकर भागने की कोशिश करता, कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। हवा अचानक तेज हो गई और हवेली की दीवारें चटकने लगीं। कमरे में घना धुआं फैल गया। रवि चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ उस घने धुएं में खो गई। अचानक रानी की आत्मा हवा में उड़ती हुई रवि के पास आ गई और उसकी गर्दन को जकड़ लिया। उसकी चीखें हवेली में गूंजने लगीं। रानी की आत्मा ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, तुमने मेरी तन्हाई में दखल दिया है। अब तुम मेरी पीड़ा का हिस्सा बनोगे। सुबह होते ही गांव वालों ने हवेली की ओर रुख किया, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। हवेली के अंदर जले हुए दस्तावेज और उसकी टूटी हुई टॉर्च पड़ी हुई थी। सब लोग समझ गए कि रवि भी अब विधवा की हवेली का शिकार बन चुका था। किसी ने कभी भी उस हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। हवेली के पास जाने से पहले लोग डर के मारे एक सदी तक चुप रहते थे।
अब जब भी रात के सन्नाटे में हवेली से चूड़ियों की खनक और किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, तो गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और फिर से उस आत्मा के खौफ में लिप्ट जाते हैं। क्योंकि विधवा की आत्मा अब भी उसी हवेली में भटक रही थी, उन लोगों को अपनी तन्हाई और दर्द का हिस्सा बनाने के लिए जो उसकी कहानी को न समझ पाते।